करना चाहिए, हम मान सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, मीनिंग डेफिनेशन एक एक चीज आप देख लो, सीख लो। कंपनी की मीनिंग होती है जब लाइक माइंडेड पर्सन मिलकर बिजनेस चालू करते हैं तो उसे कंपनी बोलते हैं। इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या? इसमें कोई दिक्कत? जब एक सोच के लोग मिलकर एक बिजनेस चालू करते हैं कॉमन नेम में तो उसे कंपनी बोलते हैं। इस बात में कोई दिक्कत है आपको? हाँ या ना? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। आगे सुनो, कंपनी की लीगल डेफिनेशन ये है कि कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो इस एक्ट में बनी है। इस एक्ट का मतलब होता है कंपनीज एक्ट 2013 या फिर कोई प्रीवियस लॉ में बनी है। बताओ प्रीवियस लॉ क्या था? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। साधारण भाषा में बोला जाए तो कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जहां पर वो एक कॉमन नेम के अंडर में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। वो इस नेम को रजिस्टर करा देते हैं। जब ये नेम रजिस्टर होता है तो उसको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। मतलब अब जो भी वर्क होगा ग्रुप ऑफ पर्संस के नाम से ना होकर इस कॉमन नेम से होगा। आपको कोई तकलीफ नहीं सर। नहीं? अब इसके फीचर क्या क्या है? सबसे पहला फीचर, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। मींस जो नेचुरल पर्सन कंपनी को फॉर्म कर रहे हैं जब वो एक कॉमन नेम रख देते हैं जो कंपनी का नाम कह जाता है, कंपनी नेम, और जब ये कंपनी का नाम रजिस्टर हो जाता है तो कंपनी की खुद की सेपरेट एंटिटी हो जाती है। सेपरेट एंटिटी होने का मतलब ये है कि भले इन लोगों के नाम अलग अलग क्यों ना हो पर ये वर्क एक कॉमन नेम के अंडर में कर रहे हैं जो कंपनी है। तो अब जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंपनी के नाम से होगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो पर्संस के नाम से ना बनकर किसके नाम से बनेगा? कंपनी के नाम से। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी तो किसके नाम पे खरीदी जाएगी? पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर। आ गई? तो बेसिकली ये माना जाता है जो कंपनी कंपनीज एक्ट में बनती है उसकी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी हो जाती है। उसका खुद का नाम होता है, खुद की चीज होती है, वो अपने नाम पे एसेट्स रख सकती है जो मेंबर्स से बिल्कुल अलग होते हैं। यहाँ पे नेचुरल पर्सन मतलब हम लोग बिल्कुल अलग हैं और कंपनी बिल्कुल अलग है। कंपनी प्रॉपर्टी ओन करेगी, कर्जे दे सकती है, बोरोइंग कर सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लोगों को रख सकती है, हर एक काम कर सकती है जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? अभी सर। अगर एक पर्सन ने कंपनी का एंटायर शेयर कैपिटल भी क्यों ना रखा हो उसके नाम से काम नहीं होगा। जो भी काम होगा कंपनी के नाम से होगा। तो लायबिलिटी भी कंपनी के ऊपर ही आएगी, उस पर्सन पे पर्सनली नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर। ये आपका एग्जाम में पूछ देगा कमेंट में 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर। तो इसमें ये लिख के आना सेपरेट लीगल एंटिटी। कर पाओगे? यस सर। अब आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी में कुछ कैरेक्टर्स दिए हैं, केस रेफरेंस है। जैसे सैलोमन वर्सेस सैलोमन एक केस है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सैलोमन एक बिजनेसमैन था, एक ट्रेडर था जो शू बिजनेस करता था। क्या करता था? शू बिजनेस। शू बिजनेस करता था। इसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के पर्पज से क्या किया? खुद सेल्फ और अपने 2 बेटों के साथ मिलकर, किसके साथ मिलके? सॉरी 4 बेटों के साथ मिलकर, अपनी वाइफ के साथ मिलकर और एक डॉटर के साथ मिलकर एक कंपनी बना दी। कंपनी का नाम रखा सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। अब एक बात बताओ, दोनों एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग। सैलोमन एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, उसने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक कंपनी बना दी। यहां तक में कोई तकलीफ है क्या ये बताओ? नहीं सर। अब इस कंपनी ने क्या किया? जो सैलोमन का पर्सनल बिजनेस था शू बिजनेस उसको एक्वायर कर दिया। क्या कर दिया? एक्वायर कर लिया। एक्वायर करा तो उसके पैसे भी पे करे। तो यहाँ पे पे आउट किया गया 38,782 पॉइंट्स। क्या पे किया गया? 38,782 पॉइंट्स। इसकी पेमेंट कैसे हो ये भी सिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे और आपको बिल्कुल दिक्कत ना जाए। यहाँ पर सैलोमन को, क्योंकि बिजनेस सैलोमन का था, कंपनी ने एक्वायर किया तो पेमेंट किसको होनी थी? सैलोमन को होनी थी कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे सैलोमन को 10,000 पॉइंट्स के डिवेंचर दे दिए गए। क्या दे दिए गए? 10,000 पॉइंट्स डिवेंचर्स। तो जब डिवेंचर दिए गए तो कंपनी का सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ? हाँ सर। हो गया। अब इसको 20,000 पॉइंट्स के शेयर्स दे दिए गए। क्या दे दिए गए? शेयर्स। कंपनी में क्या हो गया? शेयर होल्डर मेंबर बन जाएगा। और जो बाकी बचा पैसा था 8782 पॉइंट्स
ये इसको क्या किया गया, कैश दे दिया गया, कैश। पूरी पेमेंट हो गई। अब बताओ सैलोमन की कंपनी में क्या क्या पोजीशन है? सर एक डिबेंचर होल्डर और एक शेयर होल्डर। मतलब यही क्रेडिट ओनर और ये भी क्रेडिटर ओनर। दोनों। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब कुछ समय बाद कंपनी नुकसान में जाने लग गई तो कंपनी का लिक्विडेशन हुआ। क्या हुआ? लिक्विडेशन। अब उसमें ना जब लिक्विडेशन हुआ तो टोटल एसेट जो रियलाइज हुई वो 6050 पाउंड की हुई। कितने की हुई? 6050 पाउंड। अब इनकी लायबिलिटी 18000 पाउंड की थी, जिसमें 10000 पाउंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का था, मतलब डिवेंचर होल्डर का था, और 8000 पाउंड जो था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का था। तो पहले पेमेंट किसको होगी? जो सिक्योर्ड क्रेडिटर उनको। फिर अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड क्रेडिटर। सैलमन। तो जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उन्होंने क्लेम किया कि हम तो जानते हैं कि कंपनी का मालिक सैलोमन है, तो इस ग्राउंड पे हमको पहले पेमेंट होनी चाहिए क्योंकि उसने तो अपना पैसा निकाल दिया है। तो कोर्ट ने ये बोला कि कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है और एक नेचुरल पर्सन अलग होता है। वहां पे क्यों सैलोमन एक सेपरेट पर्सनालिटी में डिबेंचर होल्डर या सिक्योर्ड क्रेडिटर भी था, तो उसको अलग से पेमेंट होगी। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? फिर से रिपीट करूं क्या कि क्लियर है? अनसिक्योर्ड है सर। ने बोला कि भैया सैलोमन तो ओनर है, उसको क्यों पेमेंट कर रहे हो, हमको पेमेंट करो। कोर्ट ने बोला कंपनी की सेपरेट एंटिटी और सैलोमन वहां पे दो पोजीशन पे है, वो डिवेंचर होल्डर भी है, शेयर होल्डर भी है। क्योंकि वो डिवेंचर होल्डर है तो हम उसको सिक्योर्ड क्रेडिटर मानेंगे और उसको पहले पेमेंट होगी। आपको इस केस में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। पूरा केस अगर लिखने आ गया तो लिख पाओगे कि नहीं, ये बताओ। हाँ। कहानी समझ आ गई? हाँ सर। नंदनी, अंकिता, कहानी समझ आई? हाँ सर। कोई तकलीफ? यस सर। अगला केस है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का। किसका? ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग। ली नाम का एक पर्सन था जो प्रोफेशनल पायलट था। क्या था? प्रोफेशनल पायलट। इसने क्या किया, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलके, ली एंड फ्यू फ्रेंड्स, इन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम रखा ली एयर फार्मिंग। क्या रखा? ली एयर फार्मिंग। अब बताओ ली और ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एक ही है क्या? अलग अलग। अलग अलग है। ली एयर फार्मिंग में क्या प्लेन उड़ाए जाते थे, किराए पे हेलीकॉप्टर दिए जाते थे, अच्छा खासा इनका काम था। तो इनकी कंपनी में एक पॉलिसी थी कि अगर किसी पायलट की डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, तो कंपनी उसको कंपनसेशन देगी। क्या देगी? कंपनसेशन। अब ली क्योंकि प्रोफेशनल पायलट था तो वो भी अपनी कंपनी के लिए प्लेन उड़ाया करता था। ठीक है, तो एक दिन एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, प्लेन क्रैश में। तो उसकी वाइफ ने कंपनसेशन मांगा, तो कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं, ये बताओ। मिलेगा। मिलेगा ना सर। सर मिलेगा। क्यों मिलेगा बताओ? सर क्योंकि वो खुद काम कर रहा है और वो एक नेचुरल पर्सन है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो ली वहां ओनर था, तो वो प्रोफेशनल पायलट के तौर पे वहां एम्प्लॉय भी था। तो अगर वो मरा है तो उसको आप इस बात पे कंपनसेशन देने से मना नहीं कर सकते कि वो ओनर है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी की, वो वहां पे एज अ पायलट भी जुड़ा हुआ था। रूल क्या था कि पायलट मरे तो उसको क्या दो, कंपनसेशन दो। बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पर यही राजा था, यही मंत्री था, यही मास्टर था कंपनी का, और ये खुद भी सर्वेंट ही था। तो क्योंकि ये सर्वेंट था तो इसको कंपनसेशन मिला। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। भाई खुद ही मालिक था और खुद ही नौकर था, पायलट भी खुद था, तो मालिक के तौर पे प्रॉफिट देता था, नौकर के तौर पे सैलरी देता था। मर गया तो नौकरों के लिए कंपनसेशन रखा गया था, तो इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ। आगे सर। दोनों केस समझ आए कि नहीं आए? अगला न्यू हॉरिजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। कौन सा केस? न्यू हॉरिजन वर्सेस यूनियन में ऑफ क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये है कि क्या शेयर होल्डर के एक्सपीरियंस को कंपनी का एक्सपीरियंस माना जा सकता है? क्या नहीं शेयर सर। होल्डर के एक्सपीरियंस नहीं को, सर। जैसे मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ाते करीबन आज 12 साल हो गया। कितना साल हो गया? 12 years। 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब गवर्नमेंट का एक टेंडर निकला, एक प्रोजेक्ट निकला है जिसका नाम है प्रयास। ठीक है, इस प्रोजेक्ट में कंपनी ही अप्लाई कर सकती है। कौन अप्लाई कर सकता है? कंपनी।
कंपनी अप्लाई कर सकती है। तो मैंने क्या, ये एजुकेशन प्रोजेक्ट है ना, तो एजुकेशन कंपनी अप्लाई करेगी। तो मैंने अभी 2021 में कंपनी बनाई सीपीएस लिमिटेड के नाम से और टेंडर के लिए अप्लाई कर दिया। मेरे को टेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ। सर अगर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होगा तो उसके हिसाब से मिलेगा। मेरी कंपनी को बने अभी कितना साल हुआ है, सर 1 साल भी नहीं हुआ। और ये कंपनी बोलती है कि अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिल नहीं रहा मिलेगा है? सर। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सर क्योंकि इनकॉर्पोरेट company नहीं का हुई age उतना नहीं एक्सपीरियंस होता। नहीं है। और यार मेरा तो एक्सपीरियंस 12 साल का है। फिर सर आप वो अलग कैसे प्रूफ करोगे कि आप अलग आपका एक्सपीरियंस है ना, वो तो कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है ना वो तो। रिकॉर्ड्स एंड ऑल कुछ। सिर के ऊपर से गई ये बता दो यार। आ गया समझ। अच्छे से आया कि आधा अधूरा आया? अच्छे से आया कि आधा अधूरा बताओ। क्लियर है? हाँ सर। ठीक। हाउएवर एक बात याद रखना, एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस कंपनीज, experience of various companies can be regarded as experience of company. मेरा कहने का मतलब क्या है समझ लो, अगर बहुत पुरानी पुरानी कंपनियों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया है, क्या किया है, जॉइंट वेंचर। तो हर एक कंपनी के एक्सपीरियंस को काउंट करेंगे। मेरी बात ध्यान रहेगी। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को आप नहीं काउंट कर सकते कंपनी में, लेकिन बहुत सारे कंपनी अगर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं तो उनके एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है। मेरी बात भूलोगे तो नहीं, ध्यान रहेगी। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ईमानदारी से यस हाँ सर। सर। मेरी आवाज कट के आ रही है क्या? नहीं सर। क्लियर है ना? आपको मैंने जो केसेस बताए सारे समझ आए कि नहीं आया? सैलोमन समझ आया? यस सर। ली समझ आ गया? हाँ आपको न्यू हॉरिजन समझ आया? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो एक फीचर आपने खत्म कर दिया सेपरेट लीगल एंटिटी का। दूसरा फीचर कंपनी का होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम सब नेचुरल पर्सन है, बायोलॉजिकली क्रिएटेड है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ ने क्रिएट किया है। ये ह्यूमन बीइंग तो नहीं है, पर ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू काम कर सकती है। जैसे कंपनियों में डायरेक्टर होते हैं, आप सब जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। यस सर। कंपनी एक लीगल पर्सन है जिसके कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो सकता है, जो प्रॉपर्टी अपने नाम पे ओन कर सकती है, केस कर भी सकती है और इस पर केस हो भी सकता है। ये सब काम इसके लिए कौन करके देता है? इससे जुड़ा हुआ एक पर्सन जो डायरेक्टर कहलाता है। कितना क्लियर है? यस सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं, कि फिर रिपीट करो अपनी बात को? मैं फास्ट बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जैसे हम नेचुरल पर्सन है, हम हर एक काम कर सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो इंसान तो नहीं है, पर इंसान जितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कंपनियां वो सारे ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। ओके। क्लियर है सर। केस है, केस का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस कदीर इंटरनेशनल का केस। इसमें सवाल ये पूछा गया है, क्या कंपनी को पुअर डिक्लेयर किया जा सकता है या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है? तो बिल्कुल, कंपनी बिजनेस कर रही है और जो बिजनेस करता है सीधी सी बात है, आइदर उसको प्रॉफिट होता है या फिर क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो अगर वो लॉसेस में जा रही है तो इंडाइजेंट या इंसॉल्वेंट या पुअर डिक्लेयर की जा सकती है। मेरी बात क्लियर है कि सिर के ऊपर से गई? क्लियर है सर। अच्छा, ये सवाल 5 नंबर में आता है आपको, क्या कंपनी को इंडिया का सिटीजन मान सकते हो? क्या कंपनी को इंडिया का सिटीजन मान सकते हो? नहीं सर सर। सिटीजन भी क्योंकि अपने पास फंडामेंटल हो राइट्स सकता होते हैं है। जो कंपनी के पास नहीं होते। अगर आपको सिटीजन बनना है तो आप फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हो और फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो कर सकते हो। तो कंपनी एक लीगल पर्सन है और सिटीजन होने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। तो हम ये मानते हैं क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसलिए सिटीजनशिप एक्ट के हिसाब से ये सिटीजन नहीं है। बात समझ आई कि नहीं है? यस सर। इसमें केस हुआ स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ का, इसको आज ही पढ़ देना, ठीक है। सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने सर। इस केस में कहा है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन जो है एक लीगल पर्सन है, वो सिटीजन नहीं है क्योंकि वो खुद कोई काम नहीं करती, उसको काम एक नेचुरल पर्सन करवा के देता है। फर्दर ये बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिए हैं जो एक नेचुरल पर्सन ही एंजॉय कर सकता है और कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। बात क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। फिर बात आती है क्या कंपनी की नेशनैलिटी है? तो नेशनैलिटी मतलब होता है आप किस प्लेस पे सिचुएटेड हो। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है तो कहाँ की कंपनी है,
इंडिया की। इंडिया अगर यूएस में बनी है तो कहाँ की कंपनी है? यूएस की। यूएस। और टैक्सेशन पर्पस में भी कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, सही बात है। यस हाँ सर। सर। इस हिसाब से आप सिटीजन तो नहीं मानते हो, लेकिन कंपनी को रेसिडेंट जरूर मानते हो। कंपनी का खुद का एड्रेस होता है और किसी देश की रेसिडेंट हो सकती है। बताओ कितना क्लैरिटी है? क्लियर है Yes, sir. सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ हो तो बता दो कि सर हमको तकलीफ है, नहीं सर। अच्छे से। देन कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होती है, समझाना पड़ेगा कि समझ गए? समझ गए. हाउएवर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक्सेप्शन लग जाते हैं। ये एग्जाम में 5 मार्क्स में आपको जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें सब पूछने वाली चीज है। चैप्टर 1 में से याद रखना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 5 मार्क्स के आएंगे। कौन से आएंगे? 5 marks question. जो कमेंट होता है ना उसमें आएगा। तो कई बार पूछता है कि कब मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है? क्या हो जाती है? Unlimited. अनलिमिटेड हो जाती है। When the liability becomes unlimited. तो अगर कंपनी को आपने गलत जानकारी देकर बनाया है तो लायबिलिटी लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी? Unlimited. अनलिमिटेड होगी। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ. वाइंडिंग अप के दौरान आपने प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करी ताकि क्रेडिटर्स को धोखा दे सके, सही किया कि गलत किया? गलत किया. आपने अपनी कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया तो लायबिलिटी लिमिटेड होगी कि अनलिमिटेड होगी? Unlimited. आपके प्रोस्पेक्टस में कोई गलत बात लिखी हुई है जिससे शेयर होल्डर का नुकसान हो गया, लायबिलिटी लिमिटेड की अनलिमिटेड? Unlimited. आप डिपॉजिट पे करने में फेल हो गए, लायबिलिटी लिमिटेड की अनलिमिटेड? पेनल्टी एनल्टी लगेगी कि नहीं? घर से देना पड़ेगा कि नहीं? लगेगी. देन सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर को भेजा था जिससे पता लगा कि आपकी कंपनी में भारी फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है? Fraud. और जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारा पर्सनल एडवांटेज उठा दिया आपकी प्रॉपर्टी का। तो इन डायरेक्टर्स या मेंबर्स की लायबिलिटी का क्या होना चाहिए, लिमिटेड की अनलिमिटेड? Unlimited. अब ना मैं बोलता हूँ, आप शांत मन से ना ये एक्सेप्शन को पढ़ लो, और आप यस सर बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये एक्सेप्शन है, पढ़ लो। कोई तकलीफ? कोई पॉइंट जो ना समझ आए मेरे को बताना, सर ये हमको नहीं समझ आया है। आगे सर। पक्का? अभी तक जो आया अच्छे से समझ आया? हाँ। जूरिस्प्रूडेंस का क्या हाल है? बेहाल है कि हाल है ये बता दो, चलो बस। हाल है। मतलब पढ़ रहे हैं ना अपन? सेटिंग अप। सेटिंग अप हाँ, आपके साथ साथ। अच्छा चल रहा है आपके साथ साथ. अच्छा। कंपनी लॉ ये भी तो चल रहा है, रहा है। एकदम रेंग रहा है। नहीं रेंग नहीं रहा है। अब समझे 4 सब्जेक्ट का क्या हिसाब रहता है। अब सोचो 8 जो बोथ ग्रुप करते हैं उनका कैसा हिसाब रहता है, कितना पढ़ना पड़ता है। हाँ सर। आप ये 4 को इतना थरोली पढ़ दो कि ये एक बार में निकल ही जाए आपका, है ना? हाँ यस सर. सर। ये Yes, क्लियर है sir. यहाँ तक? हाँ। अच्छा, अगली कैरेक्टरिस्टिक परपेचुअल सक्सेशन है, आप समझा पाओगे क्या मुझे? हाँ हाँ सर. सर। बताओ। कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी, मतलब उसके किसी उस हाँ हाँ, शेयर होल्डर्स के डेथ के बाद भी वो चीज कंपनी कंटिन्यू रहेगी. अच्छा। इसमें ना इस लाइन को आपको कमेंट ऑन द फॉलोइंग में दे देता है, मेंबर में कम एंड मेंबर में गो, कंपनी गो ऑन फॉरएवर, कमेंट करके। अपन क्या लिखेंगे इसमें? परपेचुअल सक्सेशन लिखेंगे। तकलीफ? नहीं सर। ओके। अगला सेपरेट प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी अलग होती है और कंपनी की प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। अब इसमें केस है बचा गुजदर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का केस, ठीक है? यहाँ पर क्या था, एक कंपनी थी जो टी एस्टेट संभालती थी। क्या संभालती थी? टी एस्टेट. टी एस्टेट को मैं एग्रीकल्चर में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता, ये बताओ। हाँ सर। तो इनकम टैक्स तो इतना पढ़ दिया तो ये पता है कि एग्रीकल्चर में अपने को क्या मिलता है? एग्जेम्पशन। तो ये जो बचा गुजदर थे ये क्या करना चाह रही थी कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में ये एग्रीकल्चरल इनकम का एग्जम्पशन देना चाह रही थी। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
नहीं, नहीं सर। नहीं थोड़ा सर। बताओ। कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आपको बात क्लियर है कि मेरे को और समझाना पड़ेगा? ये बताओ। क्लियर है सर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर का क्या हिसाब है? कौन सा सेक्शन 44 क्या बोलता है कि शेयर गुड्स की तरह है, मूवेबल प्रॉपर्टी की तरह है। मूवेबल प्रॉपर्टी है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं नेचर में। कोई तकलीफ? नहीं नहीं, नो सर। सर। कंपनी के ऊपर कैपेसिटी है कि कंपनी किसी पर केस कर भी सकती है, और कोई पर्सन चाहे तो वो भी कंपनी के ऊपर केस, कर सकते हैं। कर सकते। जैसे टीवीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वर्सेस टीवीएस एंड सन्स लिमिटेड का केस था। यहाँ पर एम्प्लॉय लोग ना वीडियो कैसेट निकाल के कंपनी को बहुत ज्यादा डिफेम कर दिए थे। क्या कर दिए थे? डिफेम। डिफेम। तो कंपनी ने उठा के इनके ऊपर केस कर दिया। तो केस वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है सर। हाँ सर, केस वैलिड है। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ये फीचर समझ आ आया? गया। यस सर। अगर हाँ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको आ जाए एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ कंपनी, तो कर पाओगे कि तकलीफ जाएगी? कर लेंगे सर। पाएंगे। हो जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मतलब होता है कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम से एंटर करती है। कोई मेंबर अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी के ऊपर थोप नहीं सकता। नहीं। कंपनी को यदि कॉन्ट्रैक्ट करना हो अपने नाम से करेगी। कितना क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। कंपनी के एक्शन पे लिमिटेशन है। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो लिखा होता है कंपनी सिर्फ वही कर सकती है। उसके अलावा यदि वो कुछ करती है तो उसे क्या माना जाता है? अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायरस। क्लैरिटी? कितना क्लैरिटी? क्लियर है सर। कंपनी का सेपरेट मैनेजमेंट होता है। जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और और मैनेजमेंट कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होता है? डायरेक्टर। समझाना पड़ेगा कि क्लैरिटी है मेरे बातों में? क्लियर है सर। समझ गया सर। देन कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट है, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी जिसमें प्रॉफिट मोटिव यस नहीं। सर। अदरवाइज Profit सारी motive। कंपनियां प्रॉफिट के से चलती हैं। ठीक है। हाँ सर। हाँ। कंपनी को लॉ ने क्रिएट किया तो खत्म भी कौन कर सकता है? लॉ। लॉ। इतने पॉइंट्स में कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। वो डिफरेंस बिटवीन पढ़ दो फटाक से, बताना कोई दिक्कत हो तो। किसी अटेम्प्ट में पेपर एकदम इजी देना तो पहले चैप्टर से पूरा भर के पेपर दे देगा, जाओ पास हो जाओगे। तो इसको अच्छे से पढ़ना, छोड़ना नहीं। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। बनेगा, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं। नीचे आओ। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल के कंसेप्ट पे पहले कॉर्पोरेट विल समझो क्या होता है। कंपनी की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, सही बात है? यस सर। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को बनाएंगे तो नेचुरल पर्सन्स जैसे तनीषा, वेदिका, गुंजा, श्रुति, नंदनी, अंकिता, इन लोग मिलकर कंपनी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये नेचुरल पर्सन सर, कंपनी का तो एक कॉमन नेम होगा, सही बात है? यस सर। जैसे कोई भी नाम ले लो, एटलस लिमिटेड नाम से कंपनी बना ली। अब आप लोग की अपनी खुद की पर्सनालिटी है, कंपनी की अपनी खुद की पर्सनालिटी है, सही बात है? यस सर। जब किसी आउटसाइडर से डील करना होगा, जैसे भुवन से डील करना होगा, तो आप लोग तो कभी सामने नहीं आओगे। भुवन की डीलिंग किसके साथ होगी? कंपनी कंपनी के साथ। तो कई लोग ना इस चीज का एडवांटेज उठा लेते थे। क्या होता था, बाहरी लोगों को तो पता नहीं होता था कंपनी के पीछे कौन बैठा है, तो लोग कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करते थे, परफॉर्म नहीं करते थे, पैसा सा लेके भाग जाते थे। बात समझ आई? हाँ। तो हमारे जो लॉ है उसने ये डिसाइड किया कि सेपरेट लीगल एंटिटी एक अच्छा एडवांटेज है कंपनियों के लिए, जहां कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करती है बट इसका लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये माना गया कि ये फायदा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि एक यहाँ पे पर्दा क्रिएट हो गया है, जहाँ पे दुनिया के सामने कंपनी दिख रही है, पीछे आप लोगों को। सही बात है? हाँ सर। अगर कुछ गलत हुआ तो इस पर्दे को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, और आप लोग में से जो गिल्टी होगा उसको पनिश किया जा सकेगा। कितना क्लियर है? यस सर। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से? आ गई। अगर एग्जांपल चाहिए कि और नहीं। अब
आप सब ने मिलकर एक कंपनी बनाई एड्रेस लिमिटेड की, इस कंपनी ने स्कीम निकाली, सबका पैसा डबल कर देगी। भुवन ने पैसा जमा कर दिया, कंपनी ने अपने नाम की रसीद दे दी। अब आप लोग उसका पैसा खा के स्विट्जरलैंड भाग गए। अब भुवन कंपनी के ऊपर केस कर रहा है, ठीक है, बाय लॉ तो क्या दिक्कत है, कंपनी को कहाँ जेल में डालोगे, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इस सिचुएशन में विल पियर्स की जाएगी और पनिश किसको किया जाएगा, आप लोगों में से उन लोगों को जिन्होंने पैसे खाए हैं। कितना क्लियर है? यस सर। बात समझ आई मेरे, किसी के ऊपर से गई? आगे सर। तो व्हील का मतलब होता है पर्दा। क्या होता है? पर्दा। कर्टन। लिफ्टिंग और पियर्सिंग का मतलब होता है रिमूव करना। क्या करना? रिमूव करना। तो कर्टन हटेगा, शो खत्म होगा, पीछे जो कठपुतली को चला रहा था मतलब दोषी व्यक्ति, उसको सजा दी जाएगी। कितना क्लियर है ये बताओ? यस सर। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। अच्छा, अब दो तरह की लिफ्टिंग होती है, एक होती है स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग। क्या होती है? स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग। और एक होती है जुडिशियल। स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग का मतलब होता है आपने जो कंपनी बनाई है इसने एक रॉन्ग डूइंग करी है, कोई गलत काम किया है, और ये कंपनीज एक्ट में किया है। किसमें किया है? कंपनीज एक्ट में। मतलब कंपनीज एक्ट के किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को फॉलो नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में कंपनी के अंदर जिस पर्सन को ऑथराइज किया जाता है उसको सजा होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। होगी। होगी ओके, सर। आप तो इतने दिन से यही पढ़ रहे हो ना, कहीं भी गलती होती तो एवरी डायरेक्टर या ऑफिसर को पेनल्टी लगती है। हाँ सर। पढ़ते हो कि नहीं? तो हर जगह तो आप स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग ही पढ़ते हो कि जब कंपनी गलती करेगी तो गलती करने वाला जो पीछे बैठा है उसको सजा दो। क्लियर है मेरी बात? समझ आई बात की नहीं आई, ये बताओ। हाँ सर। आ गई? तो स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग कब कब होती है? जब कंपनी को गलत जानकारी देके इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो जो प्रमोटर्स है उनको पनिशमेंट किया जाता है, दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। ठीक? कंपनी का आपको नेम रिमूव कराना है आरओसी के पास और आप फ्रॉड एप्लीकेशन डाल रहे हो, मतलब कंपनी का काम भी अच्छा चल रहा है, लायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, ऐसी कंपनी का नाम रिमूव कर रहे हो, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत। गलत कर रहे हो। आप फ्रॉड्यूलेंट कंडक्ट कर रहे हो, कंपनी का जब वाइंड अप हो रहा है तब आप किसी तरह की धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? धोखाधड़ी। तो जो ये काम कर रहा है उस पर्सन को पनिश किया जाए कि नहीं किया जाए, ये बताओ। यस जाएगा। सर। ये स्टैट्यूटरी लिफ्टिंग है, ये अलग से आया तो 5 नंबर का आ जाएगा। शांत मन से पढ़ दो स्टैट्यूटरी। मुझसे कुछ पूछना तो बताओ सर, ये चीज हमको नहीं समझे। क्लियर है सर। अच्छे से किया आधा अधूरा? अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? नहीं। ओके, अब उसके बाद बारी आती है जुडिशियल लिफ्टिंग की। किसकी? जुडिशियल लिफ्टिंग। स्टैट्यूटरी क्या था? आपकी रॉन्ग डूइंग कंपनीज एक्ट में हुई है ना। और जुडिशियल लिफ्टिंग क्या होता है? आपने कुछ रॉन्ग डूइंग करी है किसी भी प्लेस पे, मतलब सोसाइटी में। किसमें? सोसाइटी में या ड्यूरिंग बिजनेस, अपने बिजनेस के दौरान यदि आपने कोई भी रॉन्ग डूइंग करी होगी तो आपकी जुडिशियल लिफ्टिंग होती है। क्या होती है? जुडिशियल लिफ्टिंग। बताओ, बात Judicial पहले lifting। सिर के ऊपर से गई? आगे। आ गई? तो जुडिशियल लिफ्टिंग अलग अलग मैटर्स पे हुई है। जैसे अगर कोई पर्सन कंपनी का नाम लेके फ्रॉड करना चाहे, क्या करना चाहे, फ्रॉड। तो जुडिशियल लिफ्टिंग की जाएगी और जो पर्सन इसके लिए गिल्टी है उसको पनिश किया जाएगा। केस बता रहा हूं, जोन्स वर्सेस स्लिपमैन का है। जोन्स वर्सेस स्लिपमैन को आप लिख लो वेदिका वर्सेस गुंजा। क्या लिख लो? वेदिका वर्सेस गुंजा। वेदिका यहाँ जोन्स है और गुंजा कौन है? लिपमैन। लिपमैन। हुआ क्या, गुंजा ने एक प्रॉपर्टी वेदिका को बेची। किसको बेची? किसको बेची गुंजा ने प्रॉपर्टी, बताओ? वेदिका। वेदिका ने क्या किया, इसको मनी पे कर दिया। क्या पे कर दिया? अब मनी पे करने के बाद इसको रोज फॉलो अप कर रही थी कि मेरे को प्रॉपर्टी के पेपर दे दो। तो गुंजा क्या बोलती है कि अरे मैं क्या बताऊं, इस प्रॉपर्टी को ना एक एक्सेल लिमिटेड नाम की कंपनी ने कब्जा कर दिया है, बड़े पावरफुल लोग हैं, तुमको जाना है ना तो उनसे जाके वसूलो, मैं तो तुमको प्रॉपर्टी नहीं दे सकती। इतनी कहानी समझ आई कि नहीं है? यस सर। आ गई? तो वेदिका को लगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसने कोर्ट में केस किया। तो कोर्ट में केस किया तो पता लगा एक्सेल लिमिटेड की रियल ओनर गुंजा है।
इसने सिर्फ वेदिका के साथ धोखा करने के लिए, किसके साथ धोखा करने के लिए, धोखा वेदिका के साथ। ये अपनी सारी पर्सनल प्रॉपर्टी कंपनी के नाम कर दी थी और वेदिका को बोल दी थी जाओ कंपनी से वसूलो, मेरे को कुछ नहीं पता। कितना समझ आया केस? आगे सर। आ गया अच्छे से? हाँ, सर। तो गुंजा जो है वो लिपमैन है और वेदिका जो है वो जोन्स है, ध्यान रहेगी बात? यस हाँ, सर। ठीक, क्लियर है कि दिक्कत है? क्लियर है सर। दूसरा, यदि आपने कंपनी को Clear है। एजेंसी यूज किया है, एजेंसी मतलब एज अ मास्क यूज किया है, दिखावे के लिए यूज किया है, तो आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। जैसे एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, उसने इंडिया में एक फिल्म बनाई ब्रिटिश कंपनी के नाम से। किस कंपनी के नाम से? ब्रिटिश कंपनी के नाम से। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कंपनी को जो होता था ना इंडिया में भारी टैक्स एग्जम्पशन मिलता था उनके जमाने में। कितना क्लियर है? क्लियर है। इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया ये बोल के कि आप केवल ब्रिटिश कंपनी का नाम सामने इसलिए ला रहे हो ताकि आपको टैक्स में फायदा मिल सके। आप लोग हो अमेरिकन, तो आपको फिल्म अमेरिकन कंपनी के नाम से रिलीज करनी थी। तो अगर कंपनी को आप मुखौटा या मास्क बनाना चाहोगे तो भी काम नहीं चलेगा। बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आगे सर। फिर से रिपीट करो कि क्लियर है? ईमानदारी से बोलो। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी का काम ऐसा है जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसी मतलब सोसाइटी के अगेंस्ट हो जा रहा है। किसके अगेंस्ट हो जा रहा है? सोसाइटी के अगेंस्ट। सोसाइटी के। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, आपको थोड़ा बहुत याद है? हाँ सर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपने ये पढ़ा है, यदि कोई हमारा एलियन एनिमी हो जाए तो उसके साथ एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड हो जाता है। नहीं कर सकते, है ना? सही बात है। तो क्या था केस में, सिखा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, अच्छे समझ लो। कॉर्नर ब्रदर नाम की एक कंपनी थी। क्या थी? कंपनी। ये सिचुएटेड थी इंग्लैंड में। कहा? इंग्लैंड। इंग्लैंड में। लेकिन इसके जो सारे शेयर होल्डर्स थे वो जर्मन। कौन थे? जर्मन। जर्मन। अब क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इंग्लैंड और जर्मनी का वॉर हो गया। किसका वॉर हो गया? इंग्लैंड और जर्मनी। इंग्लैंड और जर्मनी। जर्मन सिटीजन्स थे वो इंग्लैंड वालों के लिए क्या बन गए? एलियन एनिमी। अरे ये कौन है भाई इतना खतरनाक? कौन था ये? गुंजा दीदी। कैसे कर रहे हो गुंजा? क्या चीज? हाँ अरे सर उनका नेट अटक रहा है। गुंजा सही। चलो सीखा कि नहीं यार, इतनी बात बताओ तुम लोग। वो एलियन एनिमी होगा, इतनी बात क्लियर है। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया गया, इनके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दिया गया इंग्लैंड में। सही किया गया कि गलत किया गया? सही किया गया। इस कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड में इमीडिएटली कैंसिल करवा दिए गए। सही किया गया कि गलत किया गया? और क्यों किया गया? बताओ क्यों किया गया? क्योंकि इसके सारे ओनर्स हो गए। जर्मनी के थे। लेकिन हाँ, बोलो, लेकिन फिर भी पीरियड रहते हैं ना 3 साल का। अरे वो सब उल्टी टेक्निकलिटी पे अभी नहीं जाते। जो केस है वो समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। हाँ क्या? आ गया अच्छे से। अब उसमें तो ये भी पढ़े हो ना, अगर अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है तो इमीडिएटली डिसॉल्व होगा। नहीं पढ़े? हाँ सर पढ़े हैं। ये पढ़ाया तो मैंने ही है ना। ये क्लियर है? अच्छे से आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ। ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड तो नहीं हो गया आप लोग के लिए? नहीं सर। ज्यादा तो नहीं बता दिया, ठीक है ना? हाँ। चलो, वैसे अगर कोई टैक्स चुराने के नाम से कंपनी बनाएगा, किस लिए कंपनी बनाएगा? टैक्स चुराने के लिए। टैक्स इवेड करने के लिए कंपनी बनाओगे तो जो कंपनी के पीछे बैठा है उसको पकड़ के पनिश करेंगे। ठीक है? केस का नाम है दिनशा मानेकजी पेटिट का केस। कौन सा केस? दिनशा मानेकजी पेटेड। इन भाई साहब का एक कंपनी थी जो बहुत जबरदस्त कमाती थी प्रॉफिट। क्या कमाती थी? प्रॉफिट। तो क्या करना चाहिए कायदे से इस पर? अगर टैक्स पे करना चाहिए। अब इनको किसी ने बहुत प्यारी राय दे दी कि एक काम करो, प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं तो टैक्स कहां से दोगे? तो हमारे जो दिनशा मानेकजी पेटिट थे, इन्होंने 4 प्राइवेट कंपनी बनाई। क्या बनाई? 4 प्राइवेट कंपनी।
और जितना प्रॉफिट होता था वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते थे। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिखता था, प्रॉफिट नील हो जाता था और टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं की। तो ये बहुत साल तक ये प्रैक्टिस करते रहे। तो शक हुआ अथॉरिटीज को, यार ये टैक्स पे ही नहीं करता है। तो स्क्रूटिनी हुई तो पता लगा ये सिर्फ टैक्स चुराने का तरीका था। इन कंपनियों में खाली पैसा डिपॉजिट हो रहा था, ये कंपनियां कोई वर्क नहीं कर रही नहीं कर रही थी। दिनशा मानेकजी पेटिट के ऊपर जितनी लाइबिलिटी थी उनसे पूरा क्लेम की गई। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ये गुंजा, भुवन, अंकिता, नंदनी समझ आ रहा है? हाँ सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं आई इसको लेके? नहीं सर। नहीं। लास्ट केस पढ़ दो तो ये केस मेनली खत्म हो गए आपके सारे। वैसे अगर कोई वर्करों का हक खाने की कोशिश करेगा, वेलफेयर लेजिस्लेशन को रोकेगा, तो उसको भी ऐसा नहीं करने देंगे। ये केस एक बार देख लेना बेटा सारे रिकॉर्डिंग में, है ना? हाँ सर। केस का नाम है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर गुजरात। क्या नाम है केस का? एसोसिएट रबर इंडस्ट्रीज भावनगर गुजरात। कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट कमाया तो इनको अपने वर्करों को बोनस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। इसने क्या दिमाग लगाया कि जितना पैसा आया वो बोली कि मैं अपनी सब्सिडरी कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर कर दूंगी। वर्करों ने बोला आप ट्रांसफर करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा हक बोनस दे दो। कंपनी ने बोला हम नहीं दे पाएंगे बोनस, हम सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कौन जीता होगा केस? वर्कर्स। कोर्ट ने ये बोला कि अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो वर्कर्स की वजह से ही कमा रहे हो, तो ये कोई रीजन नहीं होगा कि आप उनको क्या है बोनस देने से बोनस नहीं दे रहे। और इनको बोनस देना पड़ा। क्लियर है? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। ठीक, चैप्टर मेनली खत्म हो गया बेटा। क्या हो गया? खत्म। एक कई बार ये ना 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, अगर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वहां भी कोऑपरेटिव पीयर्स होती है क्या? तो अगर आपकी स्मॉल कंपनी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माना आपको बहुत सारे एग्जाम्पशन दिए गए। क्या दिए गए? एग्जेम्पशन। हाँ, अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको भी वैसे ही पेनल्टी लगाई जाएगी जैसे एक बड़ी कंपनी को लगाई जाती है। सही बात है कि गलत बात है? हाँ सर। कितना क्लैरिटी है मेरी बात में? क्लियर है। मेरी बात अच्छे से समझ आया ना? हाँ सर। मैं लास्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ और ये बंद कर रहा हूँ, लेक्चर हो गया। ठीक है, ठीक है। इलीगल एसोसिएशन बता रहा हूँ। तो क्या बता रहा हूँ मैं? इलीगल एसोसिएशन। सेक्शन 464 कंपनीज एक्ट 2013 का ये बोलता है कि अगर किसी एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, कितने से ज्यादा लोग हैं? 50 से ज्यादा। उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्या कराना कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके एसोसिएशन को इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? इलीगल एसोसिएशन। ये रूल खासकर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। कंपनी जब बनती है तो रजिस्टर्ड होके ही बनती है, तो उसको तो कोई इशू नहीं है, Yes, sir. है कि नहीं? हाँ। पार्टनरशिप में क्या होता है? मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं। 50। 50 तक अलाउ है, आप काम करो। अगर 50 से ज्यादा हो गए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। आपकी एसोसिएशन क्या कहलाएगी? इलीगल। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ। आगे। तो ये प्रोविजन याद रखो, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होता। किस पे अप्लाई नहीं होता? HUF में। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप पे रूल लगता है। तो अगर आपकी इलीगल एसोसिएशन है तो इफेक्ट ये होगा, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। किस में एंटर नहीं कर सकते? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। आप एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। आउटसाइडर आपका पैसा खा गया तो आप केस नहीं कर सकते। कोई दिक्कत नहीं। आप वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका तो रिकॉग्निशन ही नहीं है, आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता। बात समझ आई? हाँ। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया पूरा। क्या हो गया?